आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा का शिमला दौरा। ब्लॉक कांग्रेस कुल्लू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर का पहला संबोधन। शिमला को स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़े फैसले। लौटी ठंडक, लोगों को गर्मी से राहत। शिमला में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जिससे जनजीवन के साथ साथ कृषि और बागवानी क्षेत्र पर भी गहरा असर पड़ रहा है। सोमवार तक जहां प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट बदल ली। ऊना जैसे मैदानी इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जो इस सीजन के हिसाब से काफी अधिक माना जा रहा है। लेकिन अगले ही दिन ठंडी हवाओं, बादलों और हल्की बारिश ने पूरे मौसम को बदल दिया, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। लेकिन किसानों और बागवानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला में सुबह के समय तेज तूफान और घने बादलों ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी। पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम सुहावना हो गया। लेकिन इसके साथ ही अनिश्चितता भी बढ़ गई। मौसम विभाग केंद्र ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। इसी के तहत चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में 28 और 29 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तूफान और ओलावृष्टि की संभावना भी बताई गई है, जो खासकर फसलों और पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल से 3 मई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। 28, 29 और 30 अप्रैल के साथ साथ 3 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी के आसार है, जबकि 1 और 2 मई को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। इस पूरे दौर में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी में कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन फसलों पर इसका मिला जुला असर देखने को मिलेगा। इस बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर किसानों पर देखने को मिल रहा है, खासकर ऊना जिला की उप तहसील झोल में, जहां गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अधिकांश किसानों ने अपनी फसल को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी कई खेतों में तूड़ी पड़ी हुई है। मंगलवार सुबह अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे किसानों में अफरा तफरी मच गई। किसान तुरंत अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े और तूड़ी को बचाने के लिए तिरपाल से ढकने लगे। कई स्थानों पर पूरा परिवार एक काम में जुट गया ताकि फसल को खराब होने से बचाया जा सके। स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि इस समय तेज बारिश हो जाती है तो खेतों में पड़ी कटी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह खराब हो सकती है। वहीं जो फसल अभी भी खड़ी है उसे भी भारी नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत इसी फसल पर निर्भर होती है। ऐसे में मौसम का अचानक बदलना उनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। दूसरी ओर सोलन में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदला है। सोमवार को जहां तेज धूप और गर्मी थी, वहीं मंगलवार को सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। सुबह के समय आए तेज तूफान और धुंध ने पूरे इलाके को प्रभावित किया, जिससे तापमान में गिरावट आई। बागवानी क्षेत्र की बात करें तो बागवानों की चिंता भी कम नहीं है। ओलावृष्टि की संभावना से सेब और अन्य फसलों की फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सेब की खेती बड़े पैमाने पर होती है, वहां इस तरह का मौसम भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज और राहत और चिंता दोनों लेकर आया है। जहां आम जनता को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों और बागवानों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। अब सभी की नजरें आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि फसलों को फायदा होगा या नुकसान। शिमला नगर निगम के उप महापौर उमा कौशल ने आज बायोडायवर्सिटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहर के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई अहम फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शिमला को एक स्वच्छ, हरित, व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उप महापौर ने बताया कि बैठक में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को ध्यान में रखते
रखते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शहर में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने, पेड़ पौधों के संरक्षण को प्राथमिकता देने और नियंत्रित निर्माण गतिविधियों को सख्त निगरानी से रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है और इसके लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा रही है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों के आसपास सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। नगर निगम का प्रयास है कि शिमला न केवल पर्यटन के लिहाज से आकर्षित बने, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी बेहतर जीवन स्तर मिल सके। इस दौरान उमा कौशल ने शहर में लगाए गए ई टॉयलेट्स को लेकर भी अपना स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये ई टॉयलेट्स अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इनके रखरखाव में कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आई है और आम जनता द्वारा इनका उपयोग भी सीमित रहा है। उन्होंने बताया कि अब नगर निगम ने निर्णय लिया है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर ई टॉयलेट्स को हटाकर उनकी जगह सामान्य शौचालय बनाए जाएंगे, जो अधिक टिकाऊ और उपयोगी साबित होंगे। उनका कहना है कि नागरिकों को सुविधाजनक और साफ सुथरी सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी भी एक कमेटी है, जैसे हमारी फाइनेंस वगैरह की होती है, तो बायोडाइवर्सिटी भी एक कमेटी जिनकी मीटिंग जो है वो मेरी अध्यक्षता में मेरे कमरे में हुई थी। तो उसमें जो ये कमेटी के मेंबर्स हैं 6-7 वो लोग थे। इनकी चेयरपर्सन मोनिका भारद्वाज है और इनके साथ अनीता चौहान एक NGOs भी शामिल हुई हैं और VPHO राहुल भी इसके एक मेंबर हैं। तो इन सब ने यहाँ पे चर्चा की कि ये जो कमेटी है इसमें लिया जाता है कि हम लोग शहर को कैसे ब्यूटीफाई करें, या जैसे कहीं पे प्लांटेशन का है काम तो प्लांटेशन के लिए है। फिर हर एक, जैसे हमारे 34 वार्ड हैं तो हर वार्ड में कोई एक ऐसी जगह भी होती है कि जहाँ तक हमारे सफाई मित्र नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ हम NGOs के साथ मिलकर सफाई करें और इस तरह से वो एरिया जो है वो साफ़ हो जाता है। और साथ ही लोगों को NGOs के माध्यम से हम अवेयर भी करना चाहते हैं। तो इस तरह के 2-3 टॉपिक्स उन्होंने लिए थे और जैसे अब जुलाई में बरसातों के महीने में वो प्लांटेशन वगैरह करेंगे, कोई चौक ले लेंगे उसको ब्यूटीफाई करेंगे। इस तरह की डिस्कशंस हुई। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और ये एक अच्छी अचीवमेंट हुई है कि जो इस बार देखो इतनी गर्मियाँ हुई हैं लेकिन पानी की किल्लत नहीं है, क्योंकि सरप्लस पानी जो है वो शहर में सबको मिल रहा है और ये उसी वजह से है क्योंकि सतलुज का पानी प्रॉपर आ रहा है। तो उसी की वजह से इस बार हमें कोई भी कंप्लेंट पानी की कहीं से भी नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई टॉयलेट्स कई जगह पे लगाए गए थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लोगों को यूज़ करने में दिक्कत आई है जिसकी वजह से ये फेलियर हो चुका है। तो हमने बहुत जगह से जहाँ जहाँ ये हैं वो उठाने का काम शुरू किया है। मैंने ISBT से मैंने भी उठाया है और छोटा शिमला में भी ये उठ रहा है। इसकी जगह हम नॉर्मल जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं हम उनको बनाएंगे, क्योंकि ये फेलियर हो, ये कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं। तो बेटर है कि हम नॉर्मल वे में जो बना रहे हैं उनको पब्लिक भी अच्छे से यूज़ कर सकती है और वही सक्सेसफुल। 140 टॉयलेट्स हैं जो हमने बनाए, बट उसमें 30 टॉयलेट्स ऐसे हैं जो कि पेड हैं, जैसे कि हमारे सराउंडिंग में ही है, खादी वालों के साथ है, हमारे नगर निगम के सामने है, जो भी हैं इनमें 30 में पेमेंट्स देनी पड़ेंगी। क्योंकि हमें इनका सुलभ वालों का खर्चा भी निकालना होता है, बिजली पानी का बिल भी देना होता है। तो 100 टॉयलेट्स हमने वो फ्री कर रखे हैं, लेकिन जो 30 हैं उनमें हम पेमेंट्स। राजधानी शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा अपने महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंचे। उनके आगमन पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिससे यह साफ संकेत मिला कि संगठन आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। मुख्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति और नेताओं की सक्रियता ने इस दौरे को खास बना दिया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन परमार, विनोद कुमार, बिहारी लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल, प्रदेश सचिव संजय ठाकुर, मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा, मीडिया संयोजक करण नंदा, प्यार सिंह कंवर, कार्यालय सह सचिव प्रेम कुमार, किरण बाबा तथा मोनू भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को लेकर धार देने पर जोर दिया। श्रीकांत शर्मा का यह दौरा विशेष रूप से आगामी शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा इन चुनावों को लेकर किसी भी तरह के ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और हर स्तर पर व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के लिए गठित प्रबंधन टोलियों के साथ विस्तार से मंथन होगा। इस प्रस्तावित बैठक में चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा के साथ साथ संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता सुनिश्चित करने, घर घर संपर्क अभियान चलाने और मतदाताओं तक पार्टी की नीतियों को प्रभावी तरीके से पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के चारों नगर निगमों के लिए गठित प्रबंधन टोलियों के साथ अलग अलग बैठकों का भी आयोजन किया जा सकता है। इन बैठकों में प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा, स्थानीय मुद्दों को समझा जाएगा और उसी के आधार पर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को भी गंभीरता से लिया जा रहा है ताकि ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सके जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हो और जनता के बीच उनकी अच्छी छवि हो। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि पार्टी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा, कार्यकर्ताओं की मेहनत और केंद्र सरकार के साथ साथ पूर्व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी का विश्वास है कि इन आधारों पर वह शहरी निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीकांत शर्मा का यह दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य संगठन को सक्रिय करना और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना है। यह दौरा इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और हर स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर शिमला में हुआ यह दौरा न केवल संगठनात्मक एकता का प्रदर्शन है बल्कि आने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए भाजपा की गंभीरता और तैयारी को भी दर्शाता है। आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है। राजधानी शिमला में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते तापमान, चिलचिलाती धूप से जहां आम जन परेशान थे, वहीं अब नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम सुहावना हो चुका है। शहर में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और बादलों की आवाजाही ने न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की है बल्कि पूरे वातावरण को ताजगी से भर दिया है। मौसम के इस बदलाव का असर शहर के जनजीवन पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां पहले लोग तेज गर्मी के कारण घरों में रहने को मजबूर थे, वहीं अब सड़कों, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की चहल पहल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठंडी हवाओं के बीच लोग खुले वातावरण में समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। शिमला की वादियों में फैली हुई हल्की धुंध और ताजगी भरा मौसम पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बीच हिमदर्शन से बातचीत करते हुए शहर के युवाओं ने इस बदले हुए मौसम को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। युवाओं का कहना है कि लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बाद यह मौसम किसी राहत से कम नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह का मौसम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सुकून देता है। युवाओं ने बताया कि वे अब दोस्तों और परिवार के साथ बाहर घूमने निकल रहे हैं और इस खुशनुमा मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं। युवाओं ने यह भी कहा कि शिमला जैसे खूबसूरत शहर में जब मौसम इस तरह बदलता है तो इसका अलग ही आनंद होता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे भी घरों से बाहर निकले और प्रकृति के इस सुंदर बदलाव
बदलाव का अनुभव करें। उनके अनुसार ऐसे मौसम में लोगों के बीच आपसी मेलजोल भी बढ़ता है और सामाजिक गतिविधियों में भी तेजी आती है। स्थानीय व्यवसायियों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी यह मौसम राहत भरा साबित हो रहा है। उनका कहना भी है कि जैसे ही मौसम सुहावना हुआ है, पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे उनके व्यवसाय को भी गति मिल रही है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन सेवाओं से जुड़े लोग इस बदलाव को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में मौसम इसी तरह बना रहेगा। हल्की बारिश, बादल और ठंडी हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान सामान्य स्तर तक बना रहेगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी शिमला का मौसम और अधिक आकर्षक बन जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मौसम में इस तरह के अचानक बदलावों के दौरान लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर शिमला में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज राहत, ताजगी और उत्साह लेकर आया है। प्रकृति के इस सुंदर रूप ने न केवल लोगों के चेहरे पे मुस्कान लौटाई है, बल्कि शहर के वातावरण को भी नई ऊर्जा से भर दिया है। आने वाले दिनों में यदि यही सिलसिला जारी रहा तो शिमला एक बार फिर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक आदर्श मौसम स्थल बनकर उभरेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मौसम गर्म था, तो इसकी वजह से मॉल पे काफ़ी लोग कम आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मौसम आज अच्छा दिख रहा है, लोग काफ़ी बाहर आ रहे हैं। प्लेजेंट मौसम है काफ़ी, मतलब एक होता है बारिश पड़ रही है, वैसा वाला बिल्कुल ही थोड़ा सा क्लाउडेड सा माहौल है और ठीक है, प्लेजेंट मौसम है। ये मेरा दोस्त है, हम दो झाकू गए थे, तो अभी झाकू से आ रहे हैं, तो फिर इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी यहाँ पे। हाँ जी मैम, अब जैसे हम तो लोकल है ना यहाँ पे मैम, पर्यटक नीचे से आएंगे दिल्ली से, चंडीगढ़ साइड से, वहाँ पे तो गर्मी पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही उनका एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे। कहूँगा कि अच्छा मौसम है, बाहर आइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए और खुश रहिए, और क्या है यही। हाँ जी। कुल्लू में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित आदर्श गोपाल सिंह ठाकुर ने पदभार संभालने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पहले संबोधन में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। गोपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता है, हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर संगठन को और अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त करना और हर कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना रहेगा। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की नीतियों के बीच अंतर को जनता तक पहुँचाना भी संगठन की जिम्मेदारी है, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने संबोधन में युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए युवाओं को अधिक अवसर दिए जाएंगे, वहीं महिलाओं को भी नेतृत्व में आगे लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। गोपाल सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि वे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे और संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाकर उनका समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ब्लॉक कांग्रेस आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का कार्य करेगी। भगवान श्री बिजली महादेव की असीम कृपा से और खास करके कुल्लू के विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी के आशीर्वाद से प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने, जिसमें माननीय हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कुल्लू जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर शेषराम जी और शेषराम आजाद जी, हाँ, तो हमारे विक्रमादित्य जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं सभी जितने भी शीर्ष हमारे नेतृत्व है उन सभी का इस जिम्मेवारी जो मुझे दी है उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ आप सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर आप लोगों ने विश्वास जताया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। और यहाँ पर हमारे पास सीनियर लोग बैठे हुए, हमारे विधायक जी बहुत सक्षम है और संगठन को चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है, उत्तम शर्मा जी, बाकी भी सीनियर लोग हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आज का जो कार्यक्रम था
ये सिर्फ खाग क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का था। उन्होंने कहा कि हम खाग क्षेत्र की तरफ से आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो बीच में बात आई कि चलो और भी कोई आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्यों कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो इस छोटे से कार्यक्रम और छोटे से मैसेज के साथ जो आप लोग आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आगे जिम्मेवारी की बात है, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने जमीनी स्तर से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। मैं छात्र राजनीति से ऊपर उठा हूँ। उत्तम शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे पंचायत का प्रधान का चुनाव लड़ते थे, मैं इनकी बरकत करता था। मैंने गौर साहब के साथ भी काम किया है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस कमेटी के महावीर प्रसाद भार्गव जी जिला के अध्यक्ष होते थे। मैंने उस समय भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हमारे स्वर्गीय जगदीश पादा जी, मैंने उनके साथ भी काम किया है। काम करने का तजुर्बा तो मुझे है, अनुभव भी है, लेकिन आपके सहयोग के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कामना करता हूं, जहां युवाओं का जोश मेरे साथ है, वहीं मुझे बुजुर्गों की होश की भी जरूरत है। हम सभी मिलकर इस कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएंगे। मेरा अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले मेरी अग्निपरीक्षा आ गई है कि मैं ऐसे समय में अध्यक्ष बना कि सर पर हमारे पंचायत के चुनाव है। ये पंचायत का चुनाव हमारे लिए एक सेमीफाइनल है, क्योंकि फाइनल तो 2027 में होना है। तो जैसे ही अध्यक्ष बनते ही मेरे ऊपर ये सेमीफाइनल का मैच आ गया है, तो मैं घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी टीम है, ऐसे सक्षम लीडर है, नेता है, और ऐसे ही सक्षम आप जैसे कार्यकर्ता है। आपके सहयोग से हम इस सेमीफाइनल को जीतेंगे। लेकिन मैंने एक बात कही है कि हमें समन्वय बनाना पड़ेगा। पंचायत इलेक्शन होंगे, सभी को इच्छा होती है, मुझे भी इच्छा होती है मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी प्रधान बनूं, मैं भी जिला परिषद का मेंबर बनूं। लेकिन हम देखेंगे, फीडबैक भी लेंगे कि जितने में सक्षम कौन है और पार्टी के लिए काम कौन करता है, संगठन के लिए दिन रात मेहनत कौन करता है, कौन पार्टी के लिए दिन रात काम करता है। हम उस आदमी को पार्टी यहाँ से घोषित करेगी प्रत्याशी, जिला परिषद और बीडीसी होता खास करके प्रधान। चलो हम तो 5 से लेकर देखेंगे कि अपनी पार्टी का जीते। तो जहां तक संगठन की बात है, संगठन में भी हम देखेंगे जितने सर्कल है या बूथ लेवल की कमेटियां हैं जो तो अच्छा काम कर रही है, हम उन्हीं को रिव्यू करेंगे। जहां पर हमें लगता है कि कुछ कार्यकर्ता निष्क्रिय है, पार्टी बैठकों में नहीं आते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, उनको पार्टी में तो रखेंगे, लेकिन संगठन में जिम्मेदारी ऐसे लोगों को देंगे जो पार्टी के लिए काम करते हो। शिमला में आज आयोजित एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम फोर्टिस हेल्थ केयर के विशेषज्ञों ने बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के मामलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को समय पर जांच और आधुनिक उपचार विकल्पों के प्रति जागरूक किया। यह कार्यक्रम प्रेस क्लब शिमला में आयोजित किया गया, जहां चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में डॉक्टर नरेंद्र भल्ला, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और डॉक्टर नवल बंसल, सीनियर कंसल्टेंट्स एंडोक्राइन कैंसर सर्जरी ने भाग लेते हुए ब्रेस्ट कैंसर के बदलते उपचार तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले के समय में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगने पर पूरे स्तन को हटाना ही मुख्य उपचार माना जाता था, जिससे मरीजों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक आघात भी झेलना पड़ता था। हालांकि आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के विकास के साथ अब उपचार की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। विशेषज्ञों ने बताया कि आज के समय में कई मामलों
मामलों में केवल कैंसर प्रभावित हिस्से को हटाकर स्तन को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहा जाता है। इससे मरीजों को कम तकलीफ होती है और उनका आत्मविश्वास भी बना रहता है। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि अब रोबोटिक सर्जरी और उन्नत रेडिएशन तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इन तकनीकों के जरिए सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्दनाक हो गई है। साथ ही आधुनिक पुनर्निर्माण तकनीकों के मदद से सर्जरी के बाद स्तन को पहले जैसा आकार दिया जा सकता है, जिससे मरीज के बाहरी स्वरूप पर अधिक असर नहीं पड़ता है। विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ब्रेस्ट कैंसर का समय पर पता लगना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज उपलब्ध उन्नत जांच तकनीकों के माध्यम से 90% मामलों में शुरुआती चरण में ही बीमारी का पता लगाया जा सकता था। इससे इलाज की सफलता दर काफी बढ़ जाती थी और जटिलताओं की संभावना भी कम हो जाती है। डॉक्टर भल्ला और डॉक्टर बंसल ने यह भी बताया कि कई मामलों में सर्जरी के साथ रेडिएशन थेरेपी और अन्य उपचार विधियों का संयोजन किया जाता है, जिससे कैंसर को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर मरीज के लिए उपचार की योजना अलग अलग होती है और यह बीमारी के स्तर और मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। कार्यक्रम के अंत में सभी नागरिकों से उनके द्वारा अपील की गई कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, नियमित रूप से जांच करवाएं और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। बतौर ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन कैंसर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र भल्ला, जो कि बतौर डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कार्यरत हैं। तो आज जो हमारा शिमला में आने का जो मुख्य कारण है, हम बड़ी हो रही है, जो आज मुख्य कारण है कि जो कैंसर है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि आजकल स्पेशली जैसे कि मैं ब्रेस्ट कैंसर को डील करता हूँ, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, कि इतना कॉमन है। जैसे जैसे हम एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे हमारे ट्रीटमेंट में भी एडवांसमेंट आ रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें भी हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आए हैं। तो पहले मैं अपने मेन उस पर आता हूं कि क्या हम आज आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो अक्सर जैसे किसी को भी कैंसर होता था, तो सबसे जो पहले सवाल मन में आता था कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसमें ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ती थी। एक कॉमन धारणा थी कि कैंसर है तो ब्रेस्ट निकालनी है। आज की डेट में जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, और सेकंड आते था ब्रेस्ट निकालने के बावजूद हम उसके रूट तक जाते थे कि जी आर्मपिट में अगर नोड्स इन्वॉल्व हैं तो उसको भी निकालते थे, जिसके कारण क्या होता था, एक तो जो फ्लैट ब्रेस्ट होने के कारण जो फीमेल है उसको डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल या वो सेक्सुअल बहुत सारे डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते थे। और जो आर्मपिट के हम जो नीचे नोड्स हैं वो निकालते थे, तो उसके कारण अक्सर बाजू में स्वेलिंग आ जाती थी। तो एक कॉमन उसके ड्रॉबैक से जो हम पहले सर्जरीज करते थे। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, उसको बड़ी मिनिमल प्रिसीजन, जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि प्रिसीजन की उतना ही काम करो जितनी ज़रूरत है और उससे हमें अच्छे रिजल्ट ले सकें। जैसे ये फीमेल है, अगर देखोगे तो इनका गांठ है जिसमें कैंसर है, अराउंड 2 सेंटीमीटर की गांठ है 12 o'clock के ऊपर। तो हमने सिर्फ उतना पोर्शन निकाला है जिसके कारण हमने उनकी ब्रेस्ट सेव कर पाए। तो उतना हिस्सा निकाल के ऊपर जो स्किन है उसको भी सेव कर लिया। तो फाइनल आउटकम अगर देखोगे तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। तो ये प्रिसीजन सर्जरी है जो कि हम आज की डेट में कर पा रहे हैं। सेकंड आता है कि जो पहले हम लिम्फ नोड निकालते थे उसमें भी हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डिसेक्शन की करते थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं, कि हम जहाँ तक कैंसर गया है सिर्फ उसको ही निकालते हैं। तो ये फाइनल आउटकम है, मतलब एक छोटा कट ब्रेस्ट में और एक छोटा कट एक्सला के अंदर। ये एक कंप्लीट सर्जरी है। जब भी हम ब्रेस्ट सेव करते हैं या प्रिसीजन सर्जरी करते हैं तो हम उसको बूस्ट करते हैं विद आवर लेटेस्ट रेडिएशन के साथ। जस्ट आउट ऑफ द वे अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में, तो उसमें हम आजकल रोबोट से भी हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें कि हम ब्रेस्ट पूरी निकाल के अंदर जहाँ जहाँ कैंसर है हम दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें हमने पूरी निकाली है, बट जो अंदर वाला हिस्सा है उसको निकाल के बाहर वाला आउटर कवरिंग सेम छोड़ के हमने उसको सेव करा है। तो ये फाइनल आउटकम है
कि कोई भी इसको नहीं बता पाएगा कि हमने उसको ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया। तो ये है प्रिसीजन सर्जरी। ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हम इतना प्रिसाइज हो पाए हैं। जो अगला है हमारा, जब हम प्रिसीजन सर्जरी करते हैं तो हम उसमें प्रिसीजन रेडिएशन की भी उतनी ज़रूरत है जितनी की सर्जरी की। उसके लिए डॉक्टर भल्ला आपको बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र भल्ला, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो वैसे तो डिटेल में एडवांसमेंट सर्जरी में जो आई है डॉक्टर नवल ने बता दी है। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर के सारा ही कैंसर बहुत फैल रहा है, राइट। तो अगर आज से ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो नॉर्मली 40 इयर्स की एज में, 40 के साल की एज में लोगों को चेकअप करना चाहिए। जैसे मैमोग्राम है या अल्ट्रासाउंड है। 90% जो लंप होते हैं ब्रेस्ट लंप, तो उसमें पेन लेस होता है, पेन नहीं होता है और वो बिनाइन होते हैं, वो कैंसर नहीं होते हैं। फिर भी आजकल लोगों को ये डर लगता है पता नहीं कैंसर तो नहीं है, या लोग बार रूटीनली चेकअप नहीं जाते हॉस्पिटल के हम चेकअप कराएं। जब तक कुछ परेशानी ना हो तब तक जाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग में बढ़ भी जाती बीमारी तब भी नहीं जाते। तो ये तो बात रही इसकी कि रूटीन चेकअप करना चाहिए एट एज ऑफ 40। अब जो लंप जब जल्दी पकड़ में आएगा, जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे महिला पेशेंट या जो भी है नॉर्मल रोग जो नहा रहे हैं या अपने चेकअप कर रहे हैं, तो वो गांठ का पता तो चलता है, यंग में भी पता चलता है, ओल्ड एज में भी। तो दिखाना चाहिए, चाहे अपने गायनी वालों को दिखाएं या डॉक्टर को दिखाएं। अब जब डायग्नोसिस हो जाती है तो उसका सबसे पहले ऑप्शन होता है कि हम चेकअप कैसे करना है। तो बायोप्सी इज द बेस्ट थिंग, कि बायोप्सी करके चेकअप करना। उससे पहले मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, ये 3 चीजें करनी है। जब कंफर्म हो गया बेनाइन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट। जब कैंसर कंफर्म हो जाता है फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं कि कौन सी स्टेज का है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। उसके लिए जो स्कैन एक एडवांस, उसके बाद आती है कि इनको कीमोथेरेपी लगनी नहीं लगनी है। बहुत अर्ली स्टेज होता है तो कीमो भी नहीं लगता। कई बार जरूरत होती है कि केवल हार्मोन लगती है, रेडिएशन भी नहीं लगती अगर बहुत अर्ली में तुम्हारा डिटेक्ट हुआ है। तो ज़्यादातर जिनकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुई है उनमें रेडिएशन लगनी है। फिर हमने देखते हैं कि इनमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसके हिसाब से हार्मोन की गोली चलनी है, नहीं चलनी है, और क्या कीमो देनी है। ये सब डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, स्टेजिंग हुआ, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ क्या करना है।